आज की इस वीडियो में हम ये बताएंगे, पहले वीडियो में मैंने बताया था सेल साइकिल के फेजेस, जिसमें इंटरफेज और मेटाफेज, इंटरफेज और यम फेज की चर्चा मैंने किया था। तो इंटरफेज के बारे में हम पिछले वीडियो में बताए हैं। अब जो है यम फेज के बारे में बताना है। यम फेज क्या है? देखिए, यम फेज का मतलब ये होता है कि कोशिका को डिवीजन करना है, डिवाइड करना है। अतः यम फेज मनुष्य के केस में 1 घंटे का समय लगता है। 1 घंटे के अंदर कोशिकाएं डिवाइड कर जाती हैं, और जब ये डिवाइड कर जाती हैं तो ये डिवीज़न होने लगता है। इसमें भी अवस्थाएं हैं। तो डिवीज़न फेज की जो अवस्थाएं हैं, माइटोटिक फेज की जो अवस्थाएं हैं, उनका हम नाम ले रहे हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये तो कैरियोकाइनेसिस की घटना है, और इसी में एक घटना फिर होती है साइटोकाइनेसिस। तो माइटोटिक फेज में मुख्यतः देखा जाए तो 2 अवस्थाएं आती हैं, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। लेकिन साइटोकाइनेसिस में ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, कोशिकाएं 2 बन जाती हैं। इस प्रकार हम प्रोफेज के बारे में पहले हम चर्चा करेंगे। कैरियोकाइनेसिस का अर्थ आपने जान लिया होगा, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और साइटोकाइनेसिस का अर्थ होता है डिवीजन ऑफ सेल। तो जो ये कैरियोकाइनेसिस जो पहला फेज है प्रोफेज, तो प्रोफेज के बारे में हम ये चर्चा करेंगे। प्रोफेज आपको हम बता दें कि प्रोफेज में कोशिका का जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो इनरलार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है, और हर क्रोमोसोम का जो डीएनए कंटेंट होता है वो डबल होता है। इसलिए जो डीएनए डबल कंटेंट है, हर कंटेंट को, जैसे अब 1 डीएनए कंटेंट था तो वहाँ पर हर क्रोमोसोम में 2 डीएनए कंटेंट हो जाएगा। तो 2 डीएनए कंटेंट होने के कारण अब एक क्रोमोसोम में आप कह लीजिए कि 2 डीएनए का कंटेंट है, मैटर है, या 2 क्रोमेटिड है। इसका मतलब कि हर क्रोमोसोम में 2 डीएनए कंटेंट है। हम ये भी कह सकते हैं कि हर डीएनए में 2 क्रोमेटिड्स हैं, और ये दोनों क्रोमेटिड्स थ्रेड लाइक होते हैं, इंटरट्विन्ड होते हैं, आपस में उलझे होते हैं, आपस में बिल्कुल जो है उलझे रहते हैं, मिले होते हैं, इंटरट्विन्ड होते हैं। और ऐसी स्थिति में आपको ये जानना है कि जब ये प्रोफेज का अंतिम समय आता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है, न्यूक्लियोलस गायब हो जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जी बॉडी दोनों डिसअपीयर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और
ड्यू टू कंडेंसेशन हर क्रोमोसोम संघनित होने के कारण, छोटे हो जाने के कारण वह दिखने लगता है। अर्थात हर क्रोमोसोम्स के जो दोनों डीएनए के कंटेंट्स हैं वह स्पष्ट दिखने लगते हैं। इसके पश्चात आप ये जान लें कि जो दोनों डीएनए कंटेंट्स होते हैं या दोनों जो क्रोमैटिड्स होते हैं वह सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं, और सेंट्रोमियर काइनेटोकोर नामक एक ढक्कन से बंद रहता है। और सेंट्रोमियर एक तो काइनेटोकोर नामक कवर से ढका रहता है, दूसरी तरफ ये सेंट्रोमियर जो है ये एस्ट्रल रेज, इनको हम कह सकते हैं स्पिंडल फाइबर, एस्ट्रल रेज ये उत्पन्न करती है। और एस्ट्रल रेज निकल करके दोनों साइड में अपने अपने पोल की ओर ये पोल से जुड़ जाती है। तो एस्ट्रल रेज अपने अपने सेंट्रोमियर से निकल करके पोल से जुड़ जाती है। अर्थात हर क्रोमोसोम्स एस्ट्रल रेस की तरह, जिसको हम स्पिंडल फाइबर भी कह सकते हैं, ढोलक के आकार की होती हैं, स्पिंडल से हो जाती हैं, तो ये फाइबर जो है जुड़ जाती है। इसे हम डिसकंटिन्यूअस फाइबर भी कह देते हैं। कुछ कंटिन्यूअस भी फाइबर बन जाते हैं जो इस पोल से उस पोल तक केवल वो फाइबर लगे रहते हैं, वो किसी क्रोमोसोम से नहीं जुड़े रहते। ये अवस्था होती है प्रोफेज में। दूसरा स्टेज आता है मेटाफेज। मेटाफेज की अवस्था में ये जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं ये सभी इक्वेटर पर स्टेबलाइज हो जाते हैं, एलाइन हो जाते हैं। एलाइन होने का मतलब कि वो पंक्ति में व्यवस्थित हो जाते हैं और सभी के एस्ट्रल रेज अपने अपने पोल से जुड़े रहते हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट होता है। ट्रांजिशन स्टेट के बाद ये मेटाफेज पर, जिसको मध्य की अवस्था भी कहते हैं, मेटाफेज प्लेट कह लेते हैं, उसी प्लेट पर सभी क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। अब इसके बाद जो तीसरा फेज है एनाफेज। एनाफेज की अवस्था में ये आप जान लीजिए, न तो कहीं अब मेटाफेज में ही, न तो कहीं अब गाल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न तो कोई न्यूक्लियोलस है। तो ऐसी स्थिति में ये सभी जो है मेटाफेज पर जब क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, लाइन हो जाते हैं, तो ये इनके जो स्पिंडल फाइबर हैं, जिनको हम एस्ट्रल रेस कहते हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और इन कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता ये है कि जो सेंट्रोमियर है वह टूट जाता है। तो एक कंटेंट डीएनए का अपने पोल की ओर और दूसरा कंटेंट डीएनए का दूसरी पोल की ओर, अर्थात एक क्रोमेटिड इस पोल की ओर तो दूसरा क्रोमेटिड दूसरे पोल की ओर आकर्षित हो। जो एस्ट्रल रेज हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, सिकुड़ने लगते हैं, और सिकुड़ने के पश्चात
जो ही उनमें कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है हम उसे अब अगला स्टेज कह लेते हैं एनाफेज। एनाफेज में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, सभी क्रोमैटिड्स या डीएनए कंटेंट अपने अपने पोल की ओर जाने लगते हैं और धीरे धीरे वो कॉन्ट्रैक्ट होकर के एकदम पोल पर पहुंच जाते हैं। जब पोल पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर फिर गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण शुरू है और सभी ये जो कंडेंस्ड डीएनए कंटेंट है, जो क्वाइलिंग किया हुआ है, वह थोड़ा सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, टर्शियरी और क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर जो क्वाइलिंग की होती है वह ढीला होने लगता है, छूट जाता है, जिससे ये फिर लंबे लंबे फाइबर बना लेते हैं और फिर ये इंटरट्विन्ड हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। और जब ये सब क्रिया होने लगती है तो हम इसे चौथा स्टेज नाम दे देते हैं टीलोफेज। अर्थात टीलोफेज की अवस्था में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, तो एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं और 2 न्यूक्लियस बनने का अर्थ ये है उसमें 2 सब में सभी न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिर जाते हैं और न्यूक्लियोलस, एक न्यूक्लियोलस भी बन जाता है और साइटोप्लाज्म में ये जो गोल्जी बॉडी हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैं, ये पुनः जो है उत्पन्न। इसके बाद टीलोफेज की समाप्ति पर स्पष्ट रूप से एक कोशिका के अंदर 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। अब आता है नंबर, ये कैरियोकाइनेसिस की चारों अवस्थाएं समाप्त हो जाती हैं, जिन्हें हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज कहें। अब इसके बाद नंबर आता है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस की जब क्रियाएं शुरू होती हैं तो साइटोकाइनेसिस जंतुओं में ये सेल मेम्ब्रेन में कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, धसाव हो जाता है, सूचर बनते हैं, जिससे ये सेल मेम्ब्रेन आपस में कंस्ट्रक्ट करके एक दूसरे की गहराई में ये जुड़ करके ये 2 सेल में विभक्त हो जाते हैं। इस तरह एक कोशिका से 2 नई कोशिकाएं, 2 डॉटर सेल बन जाते हैं, जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। लेकिन प्लांट के केस में सेल प्लेट का निर्माण होता है और ये जो सेल प्लेट है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की छोटी छोटी वेसाइकिल मध्य में एकत्रित हो जाती हैं और उनमें सेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन, इनके जमाव होने से एक प्लेट बन जाता है और प्लेट बनने के बाद ये कोशिकाएं 2 भाग में बढ़ जाती हैं, जिसे हम सेल प्लेट विधि कहते हैं। तो वनस्पतियों के केस में सेल प्लेट विधि के द्वारा जो है ये साइटोकाइनेसिस होता है। देखिए लास्ट में हम माइटोसिस का क्या इम्पोर्टेंस है बताएंगे। माइटोसिस या समसूत्री विभाजन का क्या महत्व है। सबसे बड़ा महत्व तो ये है कि इस विभाजन से जो 2 नई कोशिकाएं बनती हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर हमेशा पेरेंट सेल के इक्वल। दूसरी जो माइटोटिक डिवीजन है, प्लांट के केस में तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों अवस्थाओं में ये माइटोसिस डिवीजन होता है, लेकिन एनिमल के केस में ये हमेशा डिप्लॉइड केस में होता है। मधुमक्खी के ड्रोन में स्पर्म का जो निर्माण होता है वो माइटोसिस द्वारा ही होता है, क्योंकि जो मधुमक्खी का ड्रोन होता है वह एक्स स्टेज में होता है, यन स्टेज में होता है।
इसलिए वहाँ पर जो स्पर्म निर्माण होता है वह माइटोटिक द्वारा होता है। बाकी प्लांट के केस में तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों अवस्थाओं में माइटोसिस डिवीजन चलता है, लेकिन एनिमल के केस में प्राय डिप्लॉइड स्टेज में माइटोसिस होती है। मधुमक्खी के केस में ये हैप्लॉइड अवस्था में भी माइटोसिस की अवस्था होती है। दूसरा चीज़ कि ये घावों के भरने में, ग्रोथ में शरीर का विकास करना है, वृद्धि करना है, घाव को भरना है, उसमें माइटोसिस डिवीजन ही होता है। और इस प्रकार ये माइटोसिस सेल डिवीजन का माइटोटिक फेज क्या था इस वीडियो में हमने बताया। धन्यवाद।